Good morning. Today is 21st of April 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में है, यानी लोकसभा और विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के इलेक्शंस एक साथ। अभी कंटेक्स्ट ये है, लॉ कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं कैसे साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जा सकता है। डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। नीचे ये आर्टिकल रोहिंग्यास के इशू के बारे में है, कुछ नई डिटेल्स हैं, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को भी। बीच में ये बड़ा आर्टिकल इकोनॉमिक्स से संबंधित है, गरीबी और इनइक्वालिटी के बीच क्या रिलेशंस है और गरीबी को कैसे दूर किया जाए, क्या सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने से पॉवर्टी दूर हो जाएगी। डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को डिटेल से। नीचे ये आर्टिकल SC एंड ST एक्ट 1989 के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। काफी आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं इस इशू पे, सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं इस आर्टिकल में, नए पॉइंट्स नहीं हैं, नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहां पे आपको पता है हर सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं होता ग्राउंड जीरो, काफी रीजनल और फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं, नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे क्योंकि अब प्रीलिम में सिर्फ 40 दिन बचे हैं, क्या एडिटोरियल की वीडियो को देखना छोड़ देना चाहिए? तो इसका आंसर होगा हाँ। आप प्री पे फोकस कीजिए, आप चाहो तो एडिटोरियल की वीडियो देखना छोड़ सकते हो और आप प्रीलिम की वीडियो भी बस एक हफ्ते तक देख सकते हो, उसके बाद पेपर सेट हो जाएगा। हो सके तो आप आने वाले 40 दिनों में कम से कम ही इंटरनेट यूज कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गरीबी और असमानताओं से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। GS पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। कंटेक्स्ट क्या है? कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी थॉमस पिकेटी की, काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड के। इनकी रिपोर्ट का नाम था कैपिटल इन द 21st सेंचुरी ग्लोबल अटेंशन। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि वर्ल्ड में फिलहाल कितनी इनइक्वालिटीज़ हैं। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद 4 अप्रैल को एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ C रंगाराजन और S महेंद्र देव का। ये हमारे देश के काफ़ी प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट हैं। इन दोनों इकोनॉमिस्ट ने कहा कि थॉमस पिकेटी की रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इनइक्वालिटीज़ पे, लेकिन किसी देश के डेवलपमेंट का स्टेटस पता लगाने के लिए इनइक्वालिटीज़ के अलावा पॉवर्टी यानी गरीबी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसी पॉइंट को आज के आर्टिकल में एक्सपेंड किया गया है। राइटर कहते हैं पॉवर्टी और इक्वालिटी के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए कोई देश का नाम है ABC। इस देश में सिर्फ 5 लोग रहते हैं। देश का रूल यह है कि अगर कोई पर्सन 10,000 से ज्यादा रुपए कमाता है एक महीने में तो वो गरीब नहीं है। तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि पहला जो पर्सन है वो कमाता है एक महीने में 11,000, दूसरा 12,000, तीसरा 11,500 और चौथा 12,000 फिर से, लेकिन 5वां पर्सन एक महीने में कमाता है 1 करोड़ रुपए। तो आप बताइए इस देश में गरीबी है या इनइक्वालिटी है? गरीबी नहीं है इस देश में। मैंने आपको बताया कि देश का रूल ये है, पॉलिसी ये है, अगर कोई पर्सन 10,000 से ज़्यादा रुपए कमाता है तो वो पर्सन गरीब नहीं है। तो इन 5 में से कोई भी पर्सन 10,000 से कम नहीं कमा रहा है, तो इसलिए कोई भी गरीब नहीं है। लेकिन इनइक्वालिटीज बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि एक पर्सन की मंथली इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है और बाकी 4 पर्सन्स की मंथली इनकम बहुत ही कम है। इसलिए इस केस में इनइक्वालिटीज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गरीबी नहीं है। अब एक और केस हम लेते हैं। इसी सिचुएशन में मान लीजिए पहले पर्सन की जो सैलरी है वो है 9,000, दूसरे पर्सन की सिर्फ 2,000, तीसरे पर्सन की 3,000 और चौथे पर्सन की 8,000। तो आप बताइए दूसरी सिचुएशन में गरीबी ज़्यादा है या इनइक्वालिटी ज़्यादा है? देखो रूल के हिसाब से 10,000 से अगर कोई पर्सन कम कमाता है तो वो गरीब है। तो इस सिचुएशन में 5 के 5 पर्सन यानी सारी की सारी जो पॉपुलेशन है ABC देश की वो गरीब है। लेकिन इनइक्वालिटीज़ नहीं है, क्योंकि सारे ही गरीब हैं, किसी भी पर्सन के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, इसलिए इनइक्वालिटीज नहीं है, इक्वालिटी है, गरीबी बहुत ज्यादा है। लेकिन आप इसी केस में अगर ये मान लेते हो कि 5वें पर्सन की मंथली इनकम 8,000 के बजाय 1 करोड़ रुपए महीना है, तो फिर क्या बोलोगे आप? इनइक्वालिटी ज्यादा है या फिर पॉवर्टी ज्यादा है? देखो इस केस में इनइक्वालिटीज भी बहुत ज्यादा है और पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 80% जो पॉपुलेशन है ABC देश की, 4 पर्सन 5 में से वो तो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और 5वें पर्सन के पास इतना ज़्यादा पैसा है, इसलिए इनइक्वालिटीज भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब हमने समझा
कि पुअर्टी और इनइक्वालिटीज के बीच डायरेक्ट कोई रिलेशंस नहीं है। किसी देश में पुअर्टी और इनइक्वालिटीज दोनों ज्यादा हो सकते हैं, दोनों कम हो सकते हैं, एक चीज ज्यादा एक कम हो सकती है। मुद्दे की बात यहां पर यह है कि इनइक्वालिटी और पुअर्टी दोनों को टैकल करने के लिए अलग अलग अप्रोच की आवश्यकता है। यह एज्यूम करना कि अगर हम किसी देश में इनइक्वालिटी को एड्रेस कर दें, अमीर और गरीब के बीच की खाई को घटा दें, तो पुअर्टी अपने आप एड्रेस हो जाएगी, यह एजम्पशन गलत है। आप सेकंड केस का एग्जांपल लीजिए। सेकंड केस में सभी के जो इनकम लेवल है कम है और गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब देखो, इनके बीच इक्वालिटी तो है लेकिन पुअर्टी तो दूर नहीं हुई ना। तो पुअर्टी को दूर करने के लिए अलग अप्रोच की आवश्यकता है। हमें पुअर लोगों को कैपेबल बनाना होगा, उनके इनकम लेवल्स में सुधार लाना होगा, उन्हें लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देनी होगी। देखो, कुछ लोगों का यह कहना है आप एक सीधी सीधी अप्रोच अपनाइए, अमीर लोगों पे, रिच लोगों पे आप टैक्स लगाइए और टैक्स से जो आपको पैसा हासिल होगा वो आप गरीब लोगों पे लगाइए। इससे इनइक्वालिटीज भी कम होंगी, पुअर्टी भी कम होगी। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। कई बार इन चीजों से अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। गवर्नमेंट को जो पैसा हासिल होता है और गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है गरीबों के लिए, करप्शन बहुत ज्यादा होता है, गरीब लोगों को उस चीज का फायदा नहीं हो पाता। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये पहला इश्यू था इस आर्टिकल का, पुअर्टी और इनइक्वालिटी के बीच रिलेशन क्या है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 3 में यूपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकती है, पुअर्टी और इनइक्वालिटी के बीच क्या रिलेशन है, क्या इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश की जाए तो पुअर्टी कम होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो अच्छे से आप तैयार कीजिएगा। उसके बाद आर्टिकल में दूसरा इश्यू आता है। देखो, रंगाराजन आर्टिकल जो 4 अप्रैल को प्रकाशित हुआ था उसमें एक बात यह बोली गई थी कि हमारे देश में गरीबी काफी तेजी से कम हुई है 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे उनके बाद। लेकिन आज के आर्टिकल में एक बात यह बोली जाती है कि हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद गरीबी काफी तेजी से कम नहीं हुई, गरीबी काफी तेजी से कम हुई है 2003 के बाद। उस समय इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमारे देश की बहुत ज्यादा थी, इवन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा थी, 4% के आसपास। और 90s में हमारे देश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थी 2.5% के आसपास। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में 60% का इजाफा देखने को मिला 2003 से 2011 के बीच। इस वजह से पुअर्टी हमारे देश में बहुत ज्यादा कम हुई। इसके बाद आर्टिकल में रीजन भी दिया जाता है कि 90s के शुरुआत में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए, इन रिफॉर्म्स के बाद गरीबी क्यों नहीं बहुत तेजी से कम हुई, क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स थे वो मेनली ट्रेड से संबंधित थे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से संबंधित थे, बैंकिंग से संबंधित थे। लेकिन इन रिफॉर्म्स का कोई खास फायदा नहीं हुआ गरीब लोगों को। लेकिन 2003 के बाद जब एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फायदा हुआ गरीब लोगों को, खास करके रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को। अब देखो, रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को फायदा होगा तो उनके इनकम लेवल बढ़ेंगे, उनके इनकम लेवल बढ़ेंगे तो अर्बन प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी। तो सीधा सीधा अगर रूरल एरियाज में लोगों के इनकम लेवल बढ़ते हैं, गरीबी कम होती है, तो अर्बन पुअर लोगों पे भी इसका असर पड़ता है। अर्बन प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ती है तो अर्बन पुअर्टी भी कम होती है। और देखो, अगर रूरल एरियाज में गरीबी ज्यादा बढ़ती है तो वो रूरल एरियाज वाले लोग कहां जाएंगे? शहरों में जाएंगे पैसा कमाने के लिए। अब वो शहरों में जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वहां एकदम से अमीर हो जाएंगे, वो वहां पे जाके अर्बन पुअर हो जाएंगे। पहले वो रूरल पुअर थे लेकिन माइग्रेट कर जाएंगे, शहरों में चले जाएंगे तो वहां पे वो अर्बन पुअर कहलाएंगे। लेकिन रूरल एरियाज के लोगों के इनकम लेवल बढ़ते हैं तो वो माइग्रेट नहीं करेंगे, वो अर्बन एरियाज में नहीं जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली अर्बन पुअर्टी में भी कमी आएगी ना। तो ये पूरा पॉइंट है। तो एक जो एसेंस निकलता है इस आर्टिकल का वो ये निकलता है कि सिर्फ रिफॉर्म से काम नहीं चलेगा। आप ये बोलो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लेके आएंगे और इससे गरीबी दूर हो जाएगी, नहीं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आके आप लेके आओ, लेकिन आप ये भी इंश्योर करो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट अच्छी खासी है। अगर आपको ये इंश्योर करना है कि हमारे देश में गरीबी कम हो तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्लस इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, सस्टेनेबल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये चीज इंश्योर करना सरकार को जरूरी है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब है कि लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के लिए इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट करवाना। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। पहले हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स जान लेते हैं, उसके बाद इशू पे आएंगे। अगर देखो, साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट होते हैं तो काफी तरह के फायदे हो सकते हैं। गवर्नेंस इंप्रूव होगी, क्योंकि देखो हमारे देश में बार बार जब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं टीचर्स की ड्यूटी लगती है, ब्लैक मनी का यूज बहुत ज्यादा होता है और विभिन्न राज्य सरकारें और विभिन्न सरकारें
पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावनवाद की पॉलिसीज अपनाती हैं इलेक्शंस जीतने के लिए। इससे देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगती है तो सरकार इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले पाती। तो ये पहला आप कह सकते हो पहले कैटेगरी का फायदा है। गवर्नेंस इंप्रूव होगी अगर बार बार इलेक्शंस कंडक्ट नहीं होंगे। उसके बाद एक्सपेंडिचर, देखो इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में बहुत सारा खर्चा लगता है। अगर एक साथ इलेक्शंस कंडक्ट होंगे लोकसभा के और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के, तो बहुत सारा खर्चा बचाया जा सकता है। तीसरा जो फायदा है वो है सोसाइटी का फैब्रिक कमजोर नहीं होगा। आपको पता है पॉलिटिशियंस इलेक्शंस जीतने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं। वोट्स को पोलराइज करने के लिए देश को बांटा जाता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, विभिन्न एथनिक ग्रुप्स के नाम पे। जब भी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं आप ये बात जरूर देखिएगा, चाहे वो गुजरात इलेक्शंस जब कंडक्ट हुए थे, अभी देख लीजिए कर्नाटक के जो इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं, धर्म के नाम पे या फिर जाति के नाम पे किस प्रकार से बांटा जा रहा है। तो बार बार इलेक्शंस अगर कंडक्ट नहीं होंगे तो सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा कमजोर नहीं होगा। उसके बाद लेजिस्लेटिव वर्किंग, बार बार देखो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो लॉ मेकर्स, विधायक या फिर एमपी अपने आप को हाईलाइट करने के लिए बहुत बार विधानसभा की या फिर लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो डिसरप्ट करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, बार बार इलेक्शंस कंडक्ट नहीं होंगे तो लॉ मेकर्स अपने काम में फोकस कर सकेंगे। और सबसे लास्ट में जो फायदा है वो ये है सिक्योरिटी फोर्सेस का। बार बार इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस को ड्यूटी करनी पड़ती है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में, तो बाकी जो हमारी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं वो प्रभावित होते हैं। अगर बार बार इलेक्शंस कंडक्ट नहीं होंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस फोकस कर सकेंगी हमारे देश की सिक्योरिटी थ्रेट को एड्रेस करने में। तो ये सारे फायदे हमने डिस्कस किए अगर एक साथ इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो। लेकिन सिर्फ फायदे ही नहीं होते, काफ़ी तरह के डिसएडवांटेजेस भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज है अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अगर देखो बार बार इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो लॉ मेकर्स, पॉलिटिकल लीडर्स बाहर निकलते हैं वोट मांगने के लिए, उनकी जवाबदेही तय करती है। जनता के पास फिर से एक अख्तियार आता है। जनता क्वेश्चंस पूछ सकती है कि पिछली बार आपने वोट मांगे थे इस इशू पे, आपने क्या किया इस इशू पे। अगर 5 साल में सिर्फ एक बार इलेक्शन कंडक्ट होंगे तो 5 साल में नेता सिर्फ एक ही बार बाहर निकलेंगे और अच्छे से अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो सकेगी। तो बार बार इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो फायदा है, अकाउंटेबिलिटी तय होती है, जवाबदेही तय होती है। दूसरा एडवांटेज बार बार इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का यह है इकोनॉमिक गेन। आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं इलेक्शंस के दौरान। इलेक्शंस जीतना है बस और कुछ नहीं। तो होता क्या है, लोगों को रोजगार मिलता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं इलेक्शंस के दौरान और ब्लैक मनी भी बाहर आ जाता है। तो ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा जो इशू वो है कि देखो अगर एक साथ इलेक्शंस कंडक्ट होंगे लोकसभा के और विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के तो ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट हैं। नेशनल इश्यूज हावी रहेंगे लोकल इश्यूज पे। अब देखो, अब मान लीजिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों के इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं लोकसभा के इलेक्शंस के साथ। तो हो सकता है कि जो लोग वोट दें वो बड़े इश्यूज पे वोट दें, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी को देखते हुए वोट दें। जो लोकल इश्यूज हैं छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, वो छुप जाएंगे। तो इसलिए ये चीज जो है वो फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। विधानसभाओं के इलेक्शंस अलग होने चाहिए ताकि लोग स्टेट इश्यूज पे अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें, अपने मत का इस्तेमाल कर सकें। सबसे लास्ट में बात आती है कंसेंसस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच सहमति स्थापित करना एक साथ इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। आप मुझे एक बात ये बताइए, कौन सी सरकार या फिर कौन सा मुख्यमंत्री ये चाहेगा कि उसकी टर्म को कर्व कर दिया जाए? कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं तो कुछ सरकारों का जो टर्म है वो एक्सटेंड करना पड़ेगा और कुछ सरकारों का जो टर्म है वो कम करना पड़ेगा, और ये चीज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये हमने बात की कुछ एडवांटेजेस क्या हैं, कुछ चैलेंजेस क्या हैं। अभी कंटेक्स्ट ये है कि लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है। लॉ कमीशन ने कहा है कि हमारे देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फेजेस में ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ लॉ कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी, जैसे कि लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, यानी वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास हाउस में मेजोरिटी है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को पूरा हाउस सीएम या पीएम चुने ताकि स्टेबिलिटी रहे 5 सालों के लिए। इसके अलावा अगर एक बार साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट हो जाते हैं, मान लीजिए 2024 में सभी राज्यों के विधानसभाओं के और लोकसभा के इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट हुए, अब बताओ अगली बार इलेक्शंस कब कंडक्ट होंगे? अगली बार इलेक्शंस सभी राज्यों के विधानसभाओं के और लोकसभा के एक साथ कंडक्ट होंगे 2029 में। लेकिन इसी बीच
2026 में किसी स्टेट में सरकार गिर जाती है तो उस स्टेट में फिर से इलेक्शन हो बची हुई टर्म के लिए। बची हुई टर्म कितनी है? अगर 2026 में उस राज्य की सरकार गिर जाती है तो बची हुई टर्म कितनी है? 3 साल। तो जो नई सरकार चुनी जाएगी उस स्टेट में वो सरकार चलेगी सिर्फ 3 साल, ना कि 5 साल, ताकि इस टर्म को मेंटेन किया जा सके। 5 साल वाला जो साइकिल है इसको मेंटेन किया जा सके। तीसरी रिकमेंडेशन लॉ कमीशन के द्वारा यह दी जाती है कि अगर कोई अपोजिशन पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ लोकसभा में या फिर किसी राज्य की विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कंडक्ट होने के बाद कॉन्फिडेंस मोशन भी आना चाहिए, ताकि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार गिरती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी मौका होना चाहिए कि वो मिलजुल के या फिर अपने दम पे सरकार इस्टेब्लिश कर सकें और 5 साल का जो टर्म है वो कंप्लीट हो सके। तो ये मेनली 3 रिकमेंडेशंस लॉ कमीशन के द्वारा दी गई। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि देखो 2019 में कुछ राज्यों के जो इलेक्शंस हैं वो एक साथ कंडक्ट करवाए जा सकते हैं लोकसभा इलेक्शंस के साथ। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन राज्यों के इलेक्शंस की जो डेट्स हैं वो लोकसभा इलेक्शंस के डेट्स के आसपास ही हैं। तो इन राज्यों के इलेक्शंस लोकसभा इलेक्शंस के साथ ही कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। उसके बाद 2024 में कुछ और राज्यों के इलेक्शंस लोकसभा इलेक्शंस के साथ कंडक्ट करवाए जा सकते हैं और फिर भी अगर कुछ राज्य बच जाते हैं तो उनके इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएं 30 मंथ्स के बाद। तो इस प्रकार से फेज वाइज सिंक्रोनाइज किए जा सकते हैं लोकसभा इलेक्शंस और विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के इलेक्शंस। और इसके लिए अमेंडमेंट करनी होगी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, कॉन्स्टिट्यूशन में, और कुछ और भी चीजें बदलनी होंगी अगर एक साथ इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं तो। लेकिन काफी सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, ये आर्टिकल के द्वारा कहा जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल था साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल रोहिंग्यास के बारे में है। आपको पता है रोहिंग्यास का काफ़ी परसिक्यूशन हो रहा है म्यांमार में। रोहिंग्यास को सिटीजनशिप राइट्स नहीं दिए गए हैं म्यांमार में, और पिछले साल काफ़ी बड़ा ऑपरेशन चलाया था मिलिट्री ने वहाँ पे, म्यांमार की मिलिट्री ने वहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास जो रोहिंग्यास थे वो म्यांमार से भागकर आ गए बांग्लादेश में। बांग्लादेश में एक जगह है कोक्स बाजार, यहाँ पे ये 7 लाख रोहिंग्यास फिलहाल रह रही हैं। और पिछले साल के अंत में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था म्यांमार और बांग्लादेश के बीच। म्यांमार वापस लेगा अपने लोगों को, रोहिंग्यास को, इस प्रकार का ये एग्रीमेंट था। अभी फिर से सुर्खियों में आया है ये रोहिंग्यास का इश्यू, क्योंकि म्यांमार ने ये कहा कि रोहिंग्यास की एक फैमिली को, जिसमें 5 फैमिली मेंबर्स हैं, उनको रिपैट्रिएट किया गया है बांग्लादेश से म्यांमार में। लेकिन बांग्लादेश ने इस बात से इनकार किया है। बांग्लादेश ने यह कहा है कि वो फैमिली जिसकी आप बात कर रहे हो, 5 फैमिली मेंबर्स हैं जिसमें, वो कभी बांग्लादेश की टेरिटरी में उन्होंने एंटर किया ही नहीं, तो इसलिए रिपैट्रिएशन का सवाल ही नहीं उठता। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने लंदन की भूमि से यह कहा कि इंटरनेशनल कंट्रीज प्रेशराइज करें म्यांमार को ताकि वो अपने लोगों को वापस ले। अभी फिलहाल देखो बांग्लादेश को शिकायत यह है कि ये 7 लाख रोहिंग्यास फिलहाल बांग्लादेश के कोक्स बाजार में रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है बांग्लादेश पे। वहाँ पे बहुत कुछ किया गया है रोहिंग्यास के लिए। अभी भी जो एड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो शेल्टर्स कैंप्स हैं उनमें सुधार कर रही हैं ताकि मानसून सीजन से निपटा जा सके। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है ये कब तक चलेगा? कब तक रोहिंग्यास के जो लोग हैं वो बांग्लादेश के कैंप्स में रहेंगे? ये रोहिंग्यास के लोग अपना घर बार छोड़ के, अपनी खेती की जमीन छोड़ के आए हैं। इन रोहिंग्यास को इंसाफ तो तभी मिलेगा जब म्यांमार वापस इनको एडमिट करेगा अपने देश में, इनको सिटीजनशिप राइट्स देगा। लेकिन यूएन का फिलहाल ये कहना है कि म्यांमार में सिचुएशन सही नहीं है रोहिंग्यास के लिए अभी भी, इसीलिए रोहिंग्यास का वापस वहां पे आना उचित नहीं है इस समय। तो ये तो देखो म्यांमार की सरकार इंश्योर करेगी कि रोहिंग्यास के लोग वापस वहां पे आए और उनको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। इंडिया का व्यू देखो ये है, हमेशा से इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन की वैल्यूज पे फोकस किया है और इंडिया तो इस पूरे रीजन का लीडर भी है। हमेशा से इंडिया ने जो बाहर से रिफ्यूजीज आए हैं मुश्किल के समय में, इंडिया ने उनको शरण दी है, इंडिया ने उनको राहत देने का कार्य किया है। तो इस इशू पे इंडिया को कुछ ना कुछ करना चाहिए। इवन वेस्टर्न कंट्रीज भी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जहां उनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व होंगे, वो ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे या फिर दूसरे इश्यूज पे फोकस करेंगे। लेकिन रोहिंग्यास के इश्यू पे वेस्टर्न कंट्रीज ने कुछ नहीं किया है, ना तो बांग्लादेश की मदद की है कि वो रोहिंग्यास के इश्यू से निपट सके, और ना ही एक लेवल के बाद ज़्यादा म्यांमार को प्रेशराइज किया गया है। तो जैसे रोहिंग्यास के इशू को तो पूरी दुनिया ने भुला सा दिया है। ये पूरा आर्टिकल है रोहिंग्यास के इशू के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने
गरीबी और इनइक्वालिटी के बीच क्या लिंक है और गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। गरीबी को दूर किया जा सकता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ रेट बढ़नी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था, हमने अच्छे से डिस्कस किया था इस आर्टिकल को एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में जो आर्टिकल था वो भी हमने डिस्कस किया, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, चैलेंजेस क्या हैं और लॉ कमीशन ने फिलहाल क्या कहा है। सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया रोहिंग्यास के इश्यू को। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।